तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आज के इस लेट नाइट सेशन में। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे नमस्कार सर। पक्का भरोसा है आप सभी शानदार होंगे। अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए सभी साथी, और अभी मेरे से वार्तालाप मत करिए। और मेरे से वार्तालाप करने के समय में जो है आपको आखिरी में समय दूंगा, तो अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए। क्योंकि अभी जो मैं बात करूंगा मेरी बात को सुनिए। आपको कुछ कहना है तो चैट बॉक्स में लगाइए, ताकि सेशंस जो है बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डिंग होता है। तो आप लोग बिल्कुल माइक बंद कर दीजिए, माइक बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास का भी एक एटीट्यूड है कि इसको किस तरह से सुना जाए, ताकि और भी साथी, लगभग 100 साथी जुड़ चुके हैं इस सेशन में, तो इस सेशन का लाभ उनको सही तरीके से मिल पाए। क्योंकि सुनना एक कला है, और ध्यान से सुनना उससे बड़ी कला है। हम बचपन से वो तमाम चीजें सुन के सीखे हैं और बहुत बेहतर तरीके से सीखे हैं। तो आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। इस शुभकामना के साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे बीसीबीएफ पॉलिसी। ये एक ऐसा पॉलिसी है जहां पर से सवाल जो हैं आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि आप देखिए आज 2014 के बाद बैंकिंग में परिदृश्य में किस तरह से बदलाव हुए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का विस्तार हुआ, हर घर, हर जन के पास बैंक पहुंच गया, बैंकिंग सेवाएं पहुंच गई। कोई भी साथी माइक्रोफोन ऑन न करें। किसी साथी का माइक्रोफोन ऑन हो जाता है, गैलेक्सी नाम लिखा है, आप बताइए, उनका नाम भी नहीं बता सकते हम। तो जरा आप लोग ध्यान रखें, माइक्रोफोन ऑफ रखिए ना। आपको आपका स्पीकर आपके पास जरूर आएगा। और नहीं आता है तो सीख लीजिए कैसे ऑनलाइन सेशन अटेंड करते हैं, कैसे जूम सेशन अटेंड करते हैं। भैया, जितना आगे टेक्नोलॉजी है उसको सीखना ही पड़ेगा। देखिए, हमारे मोहित जैन जी रिक्वेस्ट कर दिए कि किसी का माइक्रोफोन ऑन है भाई, आप रखो, आप रखिए। कितने प्यार से प्लीज उलीज हाथ जोड़ के किया है विनती, यार उतना तो मानना पड़ेगा ना, है ना मोहित जैन जी? बहुत बहुत धन्यवाद, आप रिक्वेस्ट किए। ठीक है, सीखना होता है, और सीख के हम लोग सीख जो उसको सही कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज का विस्तार हुआ, हर घर, भारत के हर घर में हर नागरिक के पास बैंकिंग सेवाएं पहुंची। इसीलिए ये पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पॉलिसी तो बहुत वास्ट है, बट फिर भी मैं आपको इस सेशंस के माध्यम से वो चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा जिनका सीधा सीधा सरोकार और एग्जाम एग्जाम के लिए है। तो सबसे पहले जो बीसीबीएफ में अगर देखा जाए तो चीजें क्या होती हैं बीसीबीएफ में, देखिए इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में सवाल पूछा जाता है। एक सवाल बहुत ही कॉमन तरीके से पूछता है, वो पूछता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। तो आप लोग सभी उसका जवाब दे देते हैं कि भारत के हर घर के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सुविधाएं सस्ते दरों पे उपलब्ध कराना फाइनेंशियल इंक्लूजन है। मेरा खाता भाग्य विधाता, मतलब हर व्यक्ति के खाते को उसके भाग्य निर्माण के दौर से जो है जोड़ दिया गया है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो बड़ा आसानी से आप लोग कर लेते हो, और वही सवाल जो है 0 to 1 में आता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है। लेकिन अभी इस फाइनेंशियल ईयर में देखा गया है कि बीसीबीएफ पॉलिसी से जुड़े हुए काफी सवाल आ रहे हैं, हायर स्केल में भी और सवाल आ रहे हैं। तो आज डिटेल जानेंगे ऑब्जेक्टिव। तो जब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर, तो पहली चीज तो जान लीजिए बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। और बीएफ का जो फुल फॉर्म है बिजनेस फैसिलिटेटर। तो तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, ये मॉडल किस तरह से काम करता है। इसके ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, अगर बिजनेस, अच्छा कौन चाहते हो भाई? यार क्रेडिट या से तो टीवी देख लीजिए, या तो फिर क्लास अटेंड कर लीजिए। रिमूव कर दिए जाओगे? हैं, क्या इरादा है? वोटिंग कर दीजिए जरा। हैं, रिमूव कर दिया जाए इसको कि छोड़ दिया जाए? दिखता तो है। अगर अभी माइक्रोफोन ऑन हुआ तो रिमूव कर दिए जाओगे। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है ना, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो।
चलिए, तो मैं कह रहा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए बीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो ऑब्जेक्टिव होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि भारत के हर एक नागरिक को बैंकिंग सुविधा हर घर में, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, सस्ती दरों पे बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। एंड फॉर इन्हांसिंग द फाइनेंशियल लिटरेसी, उनको बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध भी कराना है, साथ ही साथ उनको एक साक्षरता भी देना है जिसको बोलते हैं आर्थिक साक्षरता। आप सोचिए, देश जो है साक्षरता की भी बढ़ता है, और हम भी एक टीचर हैं जो आर्थिक साक्षरता देते हैं। और जब आर्थिक साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी देना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान हमें भी होना चाहिए। तो यहाँ पर चीजें क्या सीख पाए इस पहले से, ऑब्जेक्टिव बीसीबीए पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भारत सरकार की फाइनेंशियल इंक्लूजन जो सेवाएं हैं उसको उपयोग में लाना, उसका जो है वास्तविकता सिद्ध करना। और दूसरा है इन्हांसिंग ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी इन द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो पूरे लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचाना। और ये जो है इसके लिए बीसीबीएफ की पॉलिसी लाई। ये क्या करते हैं, बीसीबीएफ एक ऑल्टरनेटिव है बैंक ब्रांचेस का। आप सोचिए भारत में 130 करोड़ की आबादी है, उससे ज्यादा की आबादी है, जितनी देर बोले उतनी देर में जो बोलोगे वो बढ़ जाएगा, है ना। तो इतनी आबादी बढ़ रही है, तो उस आबादी पे हमारे जो ये हमारे साथी हैं, बैंकर साथी हैं, होनहार साथी, आज जिंदाबाद किए होंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा, मानना होगा, सुनना होगा, जरूर यूनिटी होना चाहिए। क्योंकि आप अगर अपने जो साथी हैं एक साथ एक साथ एकता के साथ अगर प्रदर्शन करेंगे तो उसकी आवाज़ जरूर सुनी जाएगी, और पिछले दशकों से भी सुनते आ रहे हैं। तो विरोध जताना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। आप जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं उसमें विरोध यूनिटी के साथ, और जिसमें अगर आपके असहमति है उसमें विरोध जताना जरूरी है। तो वो तो पॉलिसी की बात अलग हो गई, लेकिन यहाँ पर हम लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर की बात करेंगे। तो ये बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक ऑल्टरनेटिव है बैंक ब्रांचेस का, जो जो रूरल पॉपुलेशन है, जो बैंक तक पहुंच नहीं पाती हैं, जिनके गांव में नाला आता है या जिनके गांव से बैंक की दूरी ज़्यादा है, उन तक पहुंचने के लिए है, उनको बैंकिंग की बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए है, और एक क्विक बैंकिंग की जो है फास्ट तरीके से एक्सपेंशन हो सर्विसेज, और डोर स्टेप बैंकिंग हो। तो डोर स्टेप बैंकिंग कैसे होगा, गांव में तो बढ़िया जाओ, वहीं पर जो गांव के पास जो घर है उस वहीं पर ही बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड करना, ये उद्देश्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखिए बीसी के लिए क्या होता है, जो भी बीसी होते हैं उनको एक हैंड होल्डिंग मशीन होता है ना, हैंड होल्डिंग मशीन होती है, और उसमें देखिए आधार से लिंक होता है, उसका थंब इम्प्रेशन लगाया जाता है, और उसको बेहतर तरीके से बैंकिंग सुविधाएं दी जाती हैं। कितना टेक्नोलॉजी हो गया है, गांव में उसके घर के पास उसको पैसे मिल जाते हैं, उसके खाता खुल जाते हैं, और उसके जो है किस्तें जमा हो जाती हैं, और उसको जो है बैंकिंग सुविधा एक गांव में रहने वाले लोगों के लिए, पहले जो बैंक है या अभी भी जो बैंक है, बैंक में क्या करने जाते हैं लोग, पैसे जमा करने जाते हैं, पैसे निकालने जाते हैं, वो सारी सुविधाएं जो है गांव में उसके घर पे मिल रहा है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम 10th पास, वैसे 12th प्रेफरेबली है, लेकिन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास। और दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, लोकल रेसिडेंट होना चाहिए। लोकल रेसिडेंट होने से क्या फ़ायदा है कि उसको जो है वहाँ की बोली भाषा का ज्ञान हो, वहाँ के रास्तों का ज्ञान हो, उनके वहाँ पर किस तरह का लोग रहते हैं उनके बारे में ज्ञान हो, इसलिए लोकल रेसिडेंट। और एक एबिलिटी हो उसके पास डिजिटल डिवाइसेस हैंडल करने के लिए, डिजिटल डिवाइसेस हैंडल करने के लिए। वैसे तो बाद में ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो ट्रेनिंग जो है 100 घंटे की ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको एजेंसी के माध्यम से, या बैंक भी जो है ट्रेनिंग उनका अरेंज करते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें मुख्यतः एक सवाल पूछा जाता है मिनिमम 10th पास, और दूसरा पूछा जाता है विदाउट क्रिमिनल बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है, जो वहाँ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं वहाँ से उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में एनओसी लिया जाता है। तो ये जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगला महत्वपूर्ण जो है बीसीबीए पॉलिसी में वो है, देखिए वाह क्या नज़ारा है, शानदार है।
सारा जहां कितना न्यारा है, फिजा ने किया इशारा है, और यहाँ आके पता चला कि गांव कितना प्यारा है, और गांव के बैंक में काम करने वाले का नज़ारा कितना प्यारा है। तो वाह, तालियां बनती है। ये देखो क्या है ना, हमारे साथी बोल रहे हैं हाँ हाँ हम पूरी तरह सहमत हैं। ऐसे ही ऐसे ही जो है ना लोग जो मतलब हमारे एक साथी फोन किए थे कि सर हम बैंक घुसते नहीं देते। यहाँ पर क्या हुआ, बोले उन्होंने बोला कि सर एक बार मैं थोड़ा सा लेट हो गया, 10:15 या 10 बजे पहुंच जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया तो पब्लिक पहले से खड़ी थी, तो मैं इधर जाने की कोशिश करता था तो मुझे पीछे कर देते थे, लाइन में आओ, पीछे लाइन में, जैसे जाने की कोशिश करता था पीछे खींच देते थे। तो एकदम दिमाग खराब हो गया, बोले अरे सर मुझे जाने दो भैया बैंक के अंदर। बोले नहीं तू पीछे आ जा, बोले मैं जाऊंगा तब खुलेगा। पता चला इस तरह के हालात होते हैं बैंक में। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत ये जो इतनी सारी भीड़ अगर एक शाखा में आ जाएंगे तो कैसे लेन देन होगा, उसके लिए एरिया ऑफ ऑपरेशन डिसाइड किया गया है। और एरिया ऑफ ऑपरेशन इज डिसाइडेड बाय SLBC, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी से एरिया ऑपरेशन डिसाइड किया जाता है। एक BC को 2 से 3 विलेजेस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ कही जा रही हैं उसको याद कर लीजिए, एग्जाम में उन्हीं को आप टिक करिएगा कि एरिया ऑफ ऑपरेशन इज डिसाइडेड बाय SLBC। एक BC को जो है 2 से 3 विलेजेस अलॉट किए जाते हैं। और सर्विस अप्रोच जो होता है हाउस होल्ड के लिए 1000 से लेके 1500 हाउस होल्ड के लिए वो सेवाएं दे सके, ये जो एक BC है। अगर 1500 से ज़्यादा हुए तो 2 BC भी रखे जाएंगे। तो एरिया जो ऑपरेशन जो किस जगह काम करेगा इज डिसाइडेड बाय स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। 1 BC इज अलॉटेड फॉर 2 to 3 villages for service provide is to be provided for 1000 to 1500 households, and the area of operation is around 10 किलोमीटर, और एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है 10 किलोमीटर का रखा गया है। तो ये याद रखने वाली बात है, इतना आप याद रख लेते हैं तो आपके प्रमोशन एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपको जो है पूरी तैयारी हो जाएगी। क्या पहली बात हमने देखा BC और BF का फुल फॉर्म, दूसरा आप देखा ऑब्जेक्टिव क्या है, तीसरा हमने देखा एलिजिबिलिटी मिनिमम 10th पास और कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, चौथा हमने देखा कि एरिया ऑफ ऑपरेशन कौन डिसाइड करता है, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। फिर BC जो है कितने गांव को देखता है, 2 से 3 गांव को देखता है। BC जो है कितने हाउस होल्ड को सर्विस देता है, 1000 से 1500 हाउस होल्ड को। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, 10 किलोमीटर, ये बहुमूल्य है। अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा हुआ तो फिर तो बैंक ब्रांच ही ठीक है, 15-15, 20-20 किलोमीटर में बैंक ब्रांच रहते हैं। ये लेकिन मानना पड़ेगा जी, कौन सा बैंक ब्रांच है, बगल में खेती है ना। तो हमारे जो आकाश जायसवाल जी बोल रहे हैं यहाँ से, बढ़िया यहाँ से जाके बढ़िया चना वना लगा दिए और फिर आके बैंक में काम कर लिए, है ना, कितना अच्छा है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले चीज पे, सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी जो BC का जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पर होगा, क्योंकि उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन के आधार पर जो है कौन से लेवल पे जो BC होंगे उनका सिलेक्शन कौन होगा। जो VC है अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर वो काम करना करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसका सिलेक्शन जो है रीजनल ऑफिस के द्वारा किया जाएगा। स्टेट लेवल पे अगर काम होगा तो जोनल ऑफिस सेलेक्ट करेगा, और नेशनल लेवल पे अगर काम हो रहा है तो सेंट्रल ऑफिस सेलेक्ट करेगा। तो जो ये ऑफिसेज इनमें नियुक्ति देंगे या उनका सिलेक्शन करेंगे उनमें कमेटी अप्रोच होता है। कमेटी अप्रोच, उनकी एक कमेटी बनती है और वो सिलेक्शन कमेटी जो है उनको अप्रूवल देती है कि ये VC नियुक्त किए जाएंगे। तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर VC का ऑपरेशन है तो उसका परमिशन कौन देगा, रीजनल ऑफिस। तो मैं साधारणतः आपको ऐसी बता दे रहा हूँ, मान लीजिए हमारे यहाँ पर होनहार अमित कुमार जी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से हैं, तो वो ब्रांच मैनेजर हैं। अगर वो अपने बैंक में अपने आसपास के एरिया में काम करने वाले गांव जो हैं, है ना, वहाँ पर उनको सेवा विस्तारित करना चाहते हैं, उनको लगता है कि 2 VC यहाँ पर नियुक्त किए जाने से बैंकिंग सुविधाएं अच्छे से विस्तारित की जाएंगी, तो वो अपने रिकमेंडेशन से उनका फॉर्म भेजेंगे। फिर उनका क्या होगा, उनका सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू जाएगा। तो अगर उस इलाके में तो कहाँ जाएगा, रीजनल ऑफिस। और रीजनल ऑफिस में जो कमेटी है वो कमेटी में कौन कौन है, RM है, ARM या DRM है, और यहाँ पर जो ये कमेटी जो डिसाइड करेगी कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। स्टेट लेवल अगर देखा जाए तो जोनल ऑफिस सेलेक्ट करता है, उसमें डेप्यूटी जोनल मैनेजर या डेप्यूटी जनरल मैनेजर
और चीफ मैनेजर आरडी रूरल डेवलपमेंट और चीफ मैनेजर एचआरडी उसमें कमेटी में मेंबर होते हैं। और अगर नेशनल लेवल पे होते हैं तो सेंट्रल ऑफिस सेलेक्ट करता है, उसमें जनरल मैनेजर प्रियॉरिटी सेक्टर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर प्रियॉरिटी सेक्टर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये कमेटी जो है ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो बीसी की नियुक्ति क्या होगी। अगला जो मुख्य बात है वो है इनके सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए बीसी के पास क्या होता है, एक हैंड होल्डिंग मशीन की जरूरत होती है। तो एक बीसी होता है उसके पास एक हैंड होल्डिंग मशीन की जरूरत होती है। तो बैंक में बीसी जो है थर्ड पार्टी इंगेजमेंट है, बैंक के एजेंट के रूप में काम करता है। बैंक के एजेंट के रूप में काम करने की वजह से वहां पर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो कितना लिया जाता है, मिनिमम 10,000, और मैक्सिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 40,000। अब ये जो मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 लिया जाता है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसलिए दिया जाता है कई बार हैंड होल्डिंग मशीन्स दिए जाते हैं उनके ऑपरेशंस के लिए, तो इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए जाते हैं, हैंड होल्डिंग मशीन्स दिए जाते हैं उसके लिए। तो ये मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट एक बीसी से लिया जाता है वो कितना है, वो है 10,000, और मैक्सिमम को याद कर लीजिए, मैक्सिमम कितना है, वो है आपका 40,000। एक बीसी के पास देखिएगा ये ऐसा छोटा सा हैंड होल्डिंग मशीन रहता है, और यहाँ पर जो उसके यहीं से खाता भी ओपन कर लेता है और सारे केवाईसी भी कर लेता है, वेरीफाई भी कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर आधार इनेबल मशीन जैसा ये काम करता है और ये यहाँ से ऑपरेशन करता है। तो आपको याद रखना है कि मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 10,000 और मैक्सिमम इज 40,000। चलिए आपको याद आ गया। अभी तक हमने क्या क्या बातें करी, सबसे पहले जाने बीसीबीएफ का फुल फॉर्म, दूसरा उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन का इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाना, और उसके बाद एलिजिबिलिटी 10th पास, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, और अगला जो है उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन 10 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए, एसएलबीसी डिसाइड करता है एरिया, और उसके बाद 2 से 3 विलेजेस अलॉट किए जाते हैं, 1,000 से 1,500 जो है हाउस होल्ड को देखता है बीसी, सेवाएं विस्तारित करता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो 10,000 मिनिमम, मैक्सिमम 40,000। अगली महत्वपूर्ण बात, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है एग्जाम के दृष्टिकोण से वो है इनको जो मिलने वाले कमीशन। तो इनको जो है आप डायरी में नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए कि उनको जो कमीशन कितना मिलता है। एक बीसी और बीएफ को अगर सर्वे कंडक्ट किया जाता है तो उसको जो कमीशन मिलता है वो मिनिमम 3 रुपीज, मतलब 3 रुपए कमीशन दिया जाता है पर हाउस होल्ड सर्वे। पर हाउस होल्ड के सर्वे में जो है मिनिमम जो है 3 रुपए जो है कमीशन दिया जाता है। द रेमुनेशन ऑफ बीसी एंड बीएफ कंडक्टिंग सर्वे मिनिमम 3 रुपीज और मैक्सिमम जो है वो है 5 रुपीज पर हाउस होल्ड। सर मीटिंग का वीडियो नहीं दिख रहा, अब बताइए वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? मीटिंग का वीडियो तो बढ़िया दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। कौन है, मनीष जी? चलिए कल भी दिख जाएगा, ऐसे तो है ना, वीडियो ऑफ करके रखा होगा आपने। चलिए अभी दिख रहा है, कोई बात नहीं मनीष जी, दिख जाएगा। ऐसा करिए थोड़ा बाहर घूम के आ जाइए, फिर ज्वाइन कर लीजिए, फिर अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है रेमुनेशन। यहाँ पर देखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से 5 रुपए दिया रहता है, ठीक है? तो आप क्या, अगर सर्वे में पूछा जाए तो आप किस में टिक लगाइएगा, मैक्सिमम जो है 5 रुपए, मिनिमम 3 रुपीज है, मैक्सिमम 5 रुपए। तो दोनों तरह से देखिएगा। वैसे अभी तक के जितने सवाल आए हैं एग्जामिनेशन में वो आया है 5 रुपए, तो आप लोग क्या लिखेंगे, है ना अमित जी, 5 रुपए में टिक लगा दीजिएगा। चलिए अगला जो है महत्वपूर्ण चीज है वो है कमीशन टू बीसीबीएफ फॉर सेविंग अकाउंट ओपनिंग। अगर कोई भी बीसी और बीएफ बचत खाता खोलता है तो उसको जो कमीशन दिया जाता है उसके बारे में है, और वो कमीशन कितना है। एक सेविंग अकाउंट खोलता है, ये जरा पॉपुलर हो सकता है सवाल, वो है ₹10 फॉर ओपनिंग ऑफ एसबी अकाउंट। 10 रुपए जो है, 10 रुपए जो है वो कमीशन है। यहाँ पर किसी ने बीसी का टाइम पूछा है, बीसी का टाइम जो है वैसे तो सूर्यास्त से पहले बोला गया है, और जो है मॉर्निंग का समय दिया गया 7 से 7 दिया गया है,
लेकिन वैसे और कंफर्म कर लूँगा मीना जी कि क्या टाइमिंग है। 7 से 7 है, आप देख लीजिएगा। लेकिन कई में जगह लिखा है सूर्यास्त से पहले भी लिखा है, तो उसको ज़रा कंफर्म कर लेंगे। वैसे एग्जाम में किसी में आया होगा, आया नहीं है अभी तक क्वेश्चन में, लेकिन आपने क्वेश्चन किया तो इसलिए मैं उसको बाद में कंफर्म कर दूंगा। तो कमीशन टू BCBF फॉर ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट ₹10 फॉर एक सेविंग अकाउंट खोलता है तो 10 रुपए का कमीशन। और उसमें अगर 6 मंथ ट्रांजेक्शन होते हैं मतलब महीने में एक ट्रांजेक्शन कर दिया, अगले महीने एक ट्रांजेक्शन कर दिया, 6 मंथ ट्रांजेक्शन होते हैं तो 10 रुपए और मिल जाता है ये कमीशन। तो सेविंग अकाउंट में 10 रुपए कमीशन, और अगर 6 मंथली ट्रांजेक्शन हो जाता है तो 10 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन। अब बात करते हैं कमीशन मिलता है अगर SHG अकाउंट ओपन में, अगर SHG अकाउंट ओपनिंग होती है तो क्या कमीशन मिलता है SHG में। पहले हम इसके पहले क्या बात किए थे, सेविंग अकाउंट में 10 रुपए, लेकिन एक SHG अगर अकाउंट ओपन करता है तो कमीशन कितना है, देखिए मिनिमम 15 रुपीज, मैक्सिमम 20 रुपीज। मतलब SHG अकाउंट खोलने पर जो कमीशन है वो दोगुना हो जाता है, मैक्सिमम 20 रुपीज पर अकाउंट। तो आपने क्या याद रखना है, सेविंग अकाउंट ओपन करता है एक अकाउंट तो 10 रुपया, अगर 6 महीना तक सुचारू रूप से लेन देन होता है तो 10 रुपये एडिशनल। अगर SHG अकाउंट खोलता है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अकाउंट खोलता है तो मिनिमम कितना, 15, मैक्सिमम 20। तो ज्यादातर मैक्सिमम का ही सवाल पूछता है। अब बात करते हैं अगला कमीशन का, लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस में जो कमीशन है वो BC को नहीं मिलता है, बिजनेस फैसिलिटेटर को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि BC और BF में जो अंतर है वो अगर बात करें तो क्या होता है आप समझ लीजिए। वैसे एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन समझने के लिए, जो BF होता है वो फैसिलिटेटर होता है, वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन करता है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, कोई अकाउंट मोबिलाइज कर लेगा, कोई FD मोबिलाइज कर लेगा, इसको बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन। कोई जैसे अकाउंट ओपनिंग कलेक्ट कर लेगा, है ना, और कुछ वेरिफिकेशन वगैरह कर लेगा, लोन एप्लीकेशन फिल कर देगा। तो इस तरह का काम जो है बिजनेस फैसिलिटेटर करता है, और अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों पर। आधार सीडिंग के लिए जो है वो केसेस मोबिलाइज कर सकता है, माइक्रो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड वगैरह मोबिलाइज कर सकता है। मतलब बिजनेस जो है बैंक तक पहुंचाने का काम करता है वो बिजनेस फैसिलिटेटर। और VC जो है बैंक के एजेंट के रूप में काम करता है, मतलब एक कर्मचारी जैसे काम करता है वैसे BC भी काम करता है। जैसे खाते खोलना है तो खोल लेगा, फिर वो कैश जमा लेता है, कैश जो है वो विड्रॉल के रूप में देता है। तो ये BC का काम है। और बिजनेस फैसिलिटेटर का काम क्या है, जो है मोबिलाइज करना। तो मोबिलाइज करना, ये अंतर है। तो जो बिजनेस फैसिलिटेटर है उनको जो डिसबर्समेंट का 0.25% डिसबर्समेंट अमाउंट का, मैक्सिमम 10,000, और अगर रिजेक्ट हुआ तो कोई कमीशन नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं डिपॉजिट अकाउंट मोबिलाइज करते हैं तो, अगर कोई डिपॉजिट अकाउंट मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मोबिलाइज करते हैं तो जो कमीशन होता है वो होता है कितना डिपॉजिट अकाउंट में। तो डिपॉजिट अकाउंट में जो मोबिलाइजेशन होता है वो होता है 0.15%। अगर कोई डिपॉजिट 6 मंथ टू 12 मंथ के लिए है तो वहां पर 0.15% मिलता है। आप देखिए यहाँ पर 4 मंथ्स टू 12 मंथ वाले डिपॉजिट पर 0.15, और 1 ईयर से अबव है तो 0.20% जो है उसका कमीशन है। और मैक्सिमम कमीशन पर डिपॉजिट 1,000 है। ठीक है, मान लीजिए कोई 1 करोड़ का डिपॉजिट मोबिलाइज किया तो ऐसा नहीं कि वहां पर 20,000 रुपये उसको मिलेगा, या 10 लाख रुपए का 20,000, उसको 1,000 रुपये ही मिलेगा। ये मैक्सिमम कमीशन जो है 1,000 पर डिपॉजिट है। तो ये डिपॉजिट अकाउंट में है। अब आते हैं अगर RD अकाउंट है, RD अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, आवर्ती खाता है, तो वहां पर अगर कोई RD है, चाहे वो फ्लेक्सी RD हो या साधारण RD हो, तो उनमें जो कमीशन मिलता है 0.20%। यहाँ पर देखिए अगर 6 महीना से लेके, यहाँ पर 6 महीना से लेके 12 महीना तक के जो कमीशन होते हैं वो कितना होते हैं, 0.15%, और 1 साल से ऊपर है तो 0.20%, और मैक्सिमम 1,000। लेकिन यहाँ RD की बात करें तो RD में देखिए, RD में 0.20% है। वो 0.20% इसलिए है क्योंकि मिनिमम RD पीरियड 1 साल का दिया गया है। मिनिमम RD पीरियड 1 साल का, 1 साल से नीचे RD है तो कमीशन नहीं दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पर 20% है 1 साल से ऊपर के लिए, तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर 0.20% है, तो यहाँ भी 0.20% है। और जो कमीशन है वो हाफ ईयरली बेसिस पे पेड होगा, 1 साल कम से कम आरडी के लिए खोला गया हो, और मैक्सिमम जो है पर जो कमीशन इज एट द 500 पर अकाउंट पर मंथ, ये मैक्सिमम कमीशन होगा ₹500, उससे ज़्यादा कमीशन नहीं। मान लीजिए आरडी का प्रीमियम बहुत ज़्यादा है तो कमीशन 500 ही मिलेगा, तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये आरडी अकाउंट में है। अब बात करते हैं रिकवरी में। रिकवरी में बात करते हैं, जो रिकवरी होता है, ये सवाल जो है काफ़ी साथी पूछे भी हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड एसेट में रिकवरी होती है तो कोई कमीशन नहीं है ना, तो स्टैंडर्ड अकाउंट में अगर रिकवरी होती है तो कोई कमीशन नहीं मिलेगा। सब स्टैंडर्ड अकाउंट जो स्लिप हुआ तुरंत, उसमें अगर रिकवरी करता है तो 1% ऑफ रिकवर्ड अमाउंट 1% मिलेगा। अगर डाउटफुल अकाउंट है तो 2% ऑफ रिकवर अमाउंट, और अगर लॉस अकाउंट है तो 10% ऑफ रिकवर्ड अमाउंट। तो जितनी रिकवरी करता है, अगर लॉस एसेट है, लॉस अकाउंट है, लॉस एसेट है, तो उसमें 10% कमीशन। 1 लाख रुपए वसूला लॉस अकाउंट में या रिटर्न अप अकाउंट में, तो वो 10,000 कमीशन। डाउटफुल अकाउंट में 2% कमीशन, और सब स्टैंडर्ड एसेट में 1% कमीशन है। तो ये जो है कमीशन है। अगला जो कमीशन है आधार सीडिंग। आधार सीडिंग सबसे ज़्यादा अगर सवाल पूछा गया तो आधार सीडिंग में और सेविंग में पूछा गया। मतलब अगर 10 बार सवाल पूछा गया होगा कमीशन का, तो उसमें से 5 बार जो है सवाल पूछा गया आधार सीडिंग में कितना कमीशन मिलता है। तो आधार सीडिंग में कमीशन मिलता है ₹5 पर आधार सीडिंग। अब इसमें भी समझने वाली बात ये है, आप देखिएगा कि अगर एक बीसी जो है, एक बीसी अगर नया खाता खोलता है, नया खाता खोलता है, तो बताइए अभिषेक जी कितना कमीशन मिलेगा, टाइप करके बताइए जरा। अगर एक बीसी जो है नया खाता खोलता है सेविंग का, तो उसको कमीशन कितना मिलेगा, जरा मेरे होनहार साथी टाइप करके बता दीजिए जरा। अगर कोई बीसी जो है एक नया खाता खोलता है तो कितना कमीशन मिलेगा? वाह, बहुत बढ़िया अभिषेक जी, ₹10 कमीशन मिलेगा। अब आप बताइए, जब नया खाता खोला तो वहां पर आधार सीडिंग कर दिया, ठीक है, तो आधार सीडिंग कर दिया तो उसका एक्स्ट्रा जो ये ₹5 वो नहीं मिलेगा, है ना? आप समझ रहे? समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो अगर नया खाता खोला तो आधार सीडिंग का एडिशनल ₹5 नहीं मांग सकता, लेकिन एग्जिस्टिंग अकाउंट है जहां पर आधार सीडिंग नहीं है, वहां पर अगर वो करता है तो वहां पर क्या होगा, वो ₹5 क्लेम करेगा, या उसको कमीशन रेमुनेशन मिलेगा आधार सीडिंग का। और बिजनेस फैसिलिटेटर के लिए क्या है, एग्जिस्टिंग अकाउंट में अगर वो आधार सीडिंग कराता है तो ₹5, लेकिन जो, क्योंकि बिजनेस फैसिलिटेटर तो अकाउंट ओपन नहीं करता है ना, बिजनेस फैसिलिटेटर अकाउंट ओपन नहीं करता है, अकाउंट ओपन करता है बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट। तो बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट जो है वो अगर नया खाता खोलेगा तो आधार सीडिंग का ये जो है ₹5 नहीं पाएगा। ये जो ₹3 आधार बोल रहे हैं, ये ₹3 जो है मिनिमम है ना, ₹3 मिनिमम है। ₹5 आधार सीडिंग है, आधार सीडिंग पर ₹5 में टिक लगाएगा। अब एग्जिस्टिंग अकाउंट में आधार सीडिंग होता है तो ₹5, नए अकाउंट में आधार सीडिंग है तो पैसा नहीं मिलेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात है, रुपे क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन। जो भी मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते खोलते हैं और उनमें अगर उनको एटीएम कार्ड, रुपे कार्ड दिए गए हैं, तो वो रुपे कार्ड को एक्टिव भी तो करना है ना, उनको सिखाना है। तो क्या करता है वीसी, हाथ पकड़ पकड़ के उनको कार्ड से इस्तेमाल कराना सिखाता है, उनको एक्टिव कराता है। क्योंकि अगर उनको एक्टिव नहीं कराएगा तो फिर उसमें बहुत सारी दिक्कत है। बताइए कैसे? अगर कार्ड एक्टिव नहीं है तो अगर उसकी एक्सीडेंटल से डेथ हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। इसीलिए ये टास्क दिया गया है कि रुपे कार्ड हैं प्रधानमंत्री जनधन खातों में, उनको एक्टिवेट कराइए। और वो एक्टिवेशन पर जो कमीशन मिलता है वो ₹2 पर एक्टिवेशन कमीशन मिलता है। ₹2 जो है पर एक्टिवेशन उसको कमीशन मिलेगा। फिर जब वो रुपे कार्ड से उनका एक्टिवेशन हो जाएगा, उनको आदत पड़ जाएगी, तो क्या होगा, 1 बार सिखाना होगा, 2 बार सिखाना होगा। उसके बाद होता क्या है, 1-2 बार जब आप सिखाते हैं तो उसमें
फिर उसको कहीं भी बाहर जाएगा तो उसका इस्तेमाल करेगा रुपए कार्ड का। 1 लाख रुपए का क्लेम मिलता है, और PMZY में 1 लाख रुपए का क्लेम पहले मिलता था 2018 में। अभी जो क्लेम हो गया है, मोहित जैन साहब ने बता दिया, वो क्लेम है 2 लाख रुपए हो गया। जो अगस्त 2018 के बाद खाते खोले गए हैं, उनमें जो एक्सीडेंटल डेथ का जो क्लेम है वो 2 लाख हो गया, और उसके पहले के अकाउंट में 1 लाख हो गया। और रुपए क्रेडिट कार्ड जो 2018 के बाद जारी किए गए हैं, वो प्रीमियम कार्ड से उसमें जो है 2 लाख का कवरेज मिलता है। इसके लिए जो कितने दिनों तक इसको जो है एक फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने चाहिए, और जरा कमेंट करके बताइए कितने फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। 90 डेज का जो लॉकिंग पीरियड है, इसमें फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने चाहिए। ठीक है, अगर उसने बैलेंस चेक कर लिया तब भी हो जाएगा, और उसकी कोई लेन देन कर दिया तो भी वो एक्टिव हो जाएगा। और जब भी ये एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर 30 डेज के अंदर जो उनको इन्फॉर्मेशन देना होता है, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को 30 डेज के अंदर पहुंच जाना चाहिए। क्लेम वहाँ लॉज हो गया तो वहाँ पर जो उनको जो है भुगतान किया जाता है। तो जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो आप देखिएगा उन केसेस को जरा फास्टली उनको डिस्पोजल करिएगा। नहीं तो क्या होता है कि उसमें आप सोचिए किसी के हितों की रक्षा करना है तो हमें अलर्ट होना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सेल ऑफ इंश्योरेंस। ये जो माइक्रो इंश्योरेंस है सेल, तो उसमें कमीशन कितना मिलता है? उसमें तो बड़ा ह्यूज कमीशन है। मिनिमम 10% दिया गया है पॉलिसी में, कि अगर कोई माइक्रो इंश्योरेंस कोई प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड है कुछ, वो अगर मोबिलाइज करता है तो वहाँ पर जो कमीशन है वो मिलता है मिनिमम 10%। तो मिनिमम 10% कमीशन है। उसके बाद उस एजेंसी के जो है उसकी जिम्मेदारी है, सॉरी उसके डिस्क्रिशनरी पावर है, जिसमें वो आगे भी ज़्यादा दे सकता है। तो ये सेल ऑफ इंश्योरेंस की बात है। अब यहाँ पर देखिए जो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये सारी चीज कराते हैं। इसके बाद एक चीज है, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बताइए BC को कितना कमीशन मिलेगा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो BC को जो कमीशन होता है वो कितना मिलेगा, जरा टाइप करके बताइए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो प्रीमियम होता है 330 रुपये होता है। 330 रुपये प्रीमियम में 289 रुपये तो एजेंसी को जाता है, किसको? इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। फिर जो 11 रुपये जो है एडमिन चार्ज होता है, और हमारे साथी जो हैं सही लिख रहे हैं, 30 रुपये जो है अगर BC ने किया है तो उसको एजेंट चार्ज मिलता है 30 रुपये जीवन ज्योति बीमा योजना में। अब अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है तो उसमें कितना कमीशन मिलेगा, आप लोग बताइए जरा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है तो उसमें कितना मिलेगा? यस नीतीश जी, 1 रुपये मिलेगा, क्योंकि 12 रुपये कमीशन है। 10 रुपये जाएगा बीमा कंपनी को, 1 रुपये जाएगा बैंक एडमिन चार्ज, और 1 रुपये जाएगा BC कमीशन को। तो ये हो गया। अगला है, अगर कोई BC जो है SHG और JLG क्रेडिट लिंकेज करता है, SHG और JLG क्रेडिट लिंकेज करता है, तो पर लिंकेज उसको 1000 रुपीज मिलते हैं। पर लिंकेज जो है उसको 1000 रुपीज मिलते हैं। क्रेडिट लिंकेज का मतलब ये होता है BC को कितना मेहनत करना पड़ता होगा, आप देखिए। पहले तो आप ये पहले ये कमेंट करके बता दीजिए, अगर एक SHG का अकाउंट खोलता है BC तो कितना रुपया मिलता है मैक्सिमम? टाइप करके बता दीजिए जरा। अगर एक SHG अकाउंट खोलता है तो कितना रुपया कमीशन मिलता है? मिनिमम 15 रुपये है, मैक्सिमम कितना है? 20 रुपये है। अब वो जो SHG का अकाउंट ओपन करता है, तो SHG का अकाउंट ओपन करने के बाद वो क्या करता है, भी उनको समझाता है, उनकी मीटिंग करता है, उनको पंचसूत्र का पालन कराता है। रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लेंडिंग, रेगुलर अकाउंट, रेगुलर रिकवरी, ये पंचसूत्र का पालन करता है। 3 महीने तक ये पंचसूत्र का पालन करते हैं तो उनको रिवॉल्विंग फंड मिलता है। फिर 3 महीने तक फिर जो है पंचसूत्र का पालन करता है तो 6 महीना हो जाता है। 6 महीना होने जाने के बाद उनको क्रेडिट लिंकेज मिलता है। क्रेडिट लिंकेज का मतलब उनको लोन, वित्त पोषण मिलता है, तब जाके ये कमीशन उनको मिलता है ₹1000 पर लिंकेज। ₹1000 पर लिंकेज। ये हुई ना शानदार बात। चलिए अब बात करते हैं, अगर इतनी सारी खूबियां आप अपने BC को बताओगे तो काम करेगा कि नहीं करेगा?
अगर करेगा तो एक थम्स अप दे दीजिए। चलिए, लेकिन उसको जो है उसके हक का दिलाना भी आपका फर्ज बनता है। अब बात करते हैं इनका एंगेजमेंट पीरियड, कितने का एंगेजमेंट पीरियड होगा, क्योंकि एक वीसी को नियुक्त करते हैं तो उसका एंगेजमेंट पीरियड क्या होना चाहिए। तो एंगेजमेंट पीरियड जो है नॉर्मली जो है 5 ईयर्स का होता है। नॉर्मली कितने ईयर का होता है? 5 ईयर का होता है, जो एक्सटेंडेबल टू 2 ईयर देयर आफ्टर, जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 5 साल का उनका जो है पीरियड होता है, जो इंगेजमेंट पीरियड है, जिसको रिव्यू करते हुए 2 साल बढ़ाया जा सकता है। और अगर किसी समय उसके कोई भी क्रियाकलाप से बैंक को दिक्कत है तो उसको 15 दिन का नोटिस देके उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है ना, टर्मिनेट भी किया जा सकता है with a clause of termination without assigning any reason at the option of the bank by giving a 15 days notice। 15 दिनों का नोटिस दीजिए, उसको टर्मिनेट कर दीजिए। और इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कब रिव्यू होती है? बीसी की मंथली रिव्यू होती है, वो होती है मंथली रिव्यू। ये मंथली रिव्यू में होता है, तो उनका एंगेजमेंट जो होगा वो कौन सा होगा? 5 ईयर होगा। और जिसको 2 साल बढ़ाया जा सकता है, 2 साल उनको बढ़ाया जा सकता है। मंथली इनका रिव्यू किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मंथली रिव्यू किया जाएगा। और रिव्यू भी उसी आधार पर होता है जैसे सिलेक्शन हुआ। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का अगर का वर्क का एरिया ऑफ ऑपरेशन है तो उसका रिव्यू कौन करेगा? रीजनल ऑफिस करेगा। स्टेट लेवल का है तो जोनल ऑफिस करेगा, और नेशनल लेवल का है तो सेंट्रल ऑफिस करेगा। अब एक आता है बार बार उसमें पूछता है कि ब्रांच का जो आदमी, ब्रांच का जो ऑफिसर है वो सरप्राइज विजिट कब करना चाहिए? जरा कमेंट करके आप लोग बताइए जरा, सरप्राइज विजिट जो है कब करना चाहिए? मोहित जैन जी, लोकेश जी। वीसी से जो है वो सरप्राइज विजिट जो है, ब्रांच के जो अधिकारी हैं उनको सरप्राइज विजिट कब का फ्रीक्वेंसी क्या है? सरप्राइज विजिट का फ्रीक्वेंसी है वो एवरी वीक 7 डेज है। सरप्राइज विजिट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 डेज है, क्योंकि बीसी जो है एक रेपुटेशनल रिस्क पैदा कर सकता है, एक ऑपरेशनल रिस्क पैदा कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर वीकली जो इसका विजिट है, सरप्राइज विजिट वीकली। एन ऑफिशियल फ्रॉम द ब्रांच हैज टू विजिट द बीसी लोकेशन एवरी वीक, है ना, एवरी वीक जो है वो कर सकता है। तो ये थे आज बीसी पॉइंट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजें। वैसे तो और पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना ही। और इससे जुड़े हुए और कोई सवाल हो आपके तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल और है कि इनको कितने घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जरा कमेंट करके बता दीजिए कितने घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कितने घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए जरा बता दीजिए। सौ घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए? 100 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए और शानदार तरीके से होनी चाहिए। ये देखिए जरा हम थोड़ा दिखाते हैं आपको। ये बीसी जो हैं आप इतने सारे खाते ओपन कर सकता है ना। आपको दिख रहा है ना बीसी वाला ऑपरेशन? ये एक सेकेंड। हाँ जी, ये दिख रहा है। तो आप सोचिए एक बीसी जो है वो बहुत ही शानदार काम कर सकता है। वजह क्या है बताइए? क्योंकि वो अपने अपने जगह पे ही रहता है और सारे लोगों को जानता है। और जो भी काम सिखाओगे आप उसको सही तरीके से उसको करेगा, क्योंकि हर काम में उसको जो है इतने सारे कमीशन गिनाए हैं हम लोग कि वो शानदार तरीके से काम जो है कर सकता है। तो ये बीसी के से जुड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद जो है आप बीसी से जो काम कराते हैं उनकी निगरानी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतने सारे सेवाएं जो आप बीसी करता है वो आप नहीं कर पाओगे तो भी बीसी कर लेता है, क्योंकि उस जगह में जाके
जो भी टास्क दोगे उसको विजिट करोगे, उसका हौसला अफजाई करोगे, उसकी जांच करेंगे तो वो बढ़िया हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आप बीसी का शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बीसी कितना बढ़िया काम करता है, जितना भी टारगेट दो पूरा कर देता है। जितना भी टारगेट दो वो पूरा कर लेता है बीसी, और शानदार तरीके से कर लेता है, और आपके हर एक काम में वो मदद करता है। उसको बस आपको बताने वाला चाहिए, सिखाने वाला चाहिए, तो बेहतर तरीके से वो कर पाएगा। और ज़बरदस्त आप अगर उसको सिखाओगे ना, तो उनको ट्रेनिंग दोगे, सही तरीके से काम कराओगे, तो उसको हौसला अफजाई कराओगे, तो बहुत ही शानदार तरीके से होगा। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अगर नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। एक पत्थर से तो शीशा टूट ही जाता है, लेकिन पत्थर टूट जाए आप ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। आप इसी बैंकिंग में भी बहुत सारे सरल तरीकों की तलाश करिए, जिससे कि आप शानदार तरीके से उन आयामों को जो है आप उसको सही तरीके से कर सकोगे, सेवाएं विस्तारित कर पाओगे, और जीवन में उसको जिस काम के लिए आप बने हो उसको चरितार्थ कर पाओगे, और उसको मैदान पे उतार पाओगे। क्योंकि बिना पूर्ण समर्पण दीक्षा नहीं होती, बिना पूर्ण समर्पण दीक्षा नहीं होती, बिना विनम्रता शिक्षा नहीं होती। शिक्षा वह जो किसी के जीवन और चरित्र का गठन कर दे। केवल जानकारी इकट्ठा करना शिक्षा नहीं होती, केवल जानकारी इकट्ठा करना शिक्षा नहीं होती। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। कुछ हम साथी हमारे से बात करना चाहेंगे तो बात कर लें 5 मिनट, फिर उसके बाद हम लोग जो है कल और कुछ सेशंस के साथ बात करेंगे। कल मैं कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और इंग्लिश का एक सेशन लेके आऊँगा। तो कल 2 सेशंस होंगे। एक सुबह सेशन करने की कोशिश करेंगे, सुबह ही, जो इंग्लिश से रहेगा मॉर्निंग में 10 या 10:30 बजे, और रात को जो सेशंस होगा वो जो है वो होगा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जुड़ा हुआ। तो ऐसे बात करेंगे तो कंबल मतलब सोने ही जा रहे हैं तो हैं साथी, सब अंधेरे में है मतलब है। यस, आपके मन में कोई बात हो, कुछ कहना हो। रोशन जी आ गए, वाह वाह, हाँ जी हाँ जी, हुडी में हुड़ हुड़ दबंग दबंग जी, बोलिए रोशन जी, क्या हाल है? आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर, बैंक अभी बड़ौदा यूपी वाले का क्लास कब से शुरू होगा? बड़ौदा यूपी वालों का क्लास शुरू होगा 1-2 दिन के बाद शुरू करेंगे, 2 दिन के बाद, बुधवार से, है ना? ठीक मतलब है सर। ये सैटरडे संडे के बाद से करेंगे। पूरा ठीक कंप्लीट सर, थैंक कोर्स करेंगे उनको, है ना? जी जी। और थैंक वीक यू में सर। बता दूंगा, उसका शेड्यूल बता दूंगा मैं, संडे वनडे को बता दूंगा, है ना? ठीक सर। सर मॉर्निंग में मीटिंग अटेंड नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ जाना है क्या, नारेबाजी वहाँ, मतलब वो स्ट्राइक है, ऐसा ही कुछ। हाँ जी हाँ जी, सर अमित कुमार। ब्रांच 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 सर ब्रांच। अच्छा, ब्रांच जाएंगे। जी चलिए तो फिर इवनिंग में ही कर लेंगे, थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, है ना? इवनिंग में कर लेंगे। जी अच्छा, मुझे तो लग रहा था सर कि स्ट्राइक में जाएंगे तो स्ट्राइक में जाने से पहले एक क्लास ले लेंगे, ऐसा सोच रहा था। बड़ौदा यूपी बैंक में सर हमारे यहाँ स्ट्राइक हुई नहीं है, यूनियन ने नैतिक समर्थन किया है केवल। सर ग्रामीण बैंकों की स्ट्राइक नहीं है सर ये। और सर बीआरकेजीबी का सेशन देख देना सर, 26 तारीख को एग्जाम है हमारा। बीआर केजीबी के लिए सेशन बनाया हूँ, बहुत जल्द आ जाएगा। कल के सेशन में बीआर केजीबी का भी चर्चा होगा। हाँ सर सर। बड़ौदा यूपी की क्लास कब से स्टार्ट होंगी? किसकी? बड़ौदा यूपी की। बड़ौदा यूपी की स्टार्ट होगी मंडे से, हो सकती है। लेकिन मंडे से तो उत्तर बिहार की हो रही है, मंडे से लेके उत्तर बिहार की हो रही है। बड़ौदा यूपी बैंक का एग्जाम कब है? सर अभी एग्जाम डेट फाइनल नहीं डेट अभी हुई है नहीं सर। है कि एक्सक्यूज अच्छा। मी सर। हाँ सर सर मे प्रणाम। भी जनवरी में होगा। 1 वीक बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि मंडे से लेके सैटरडे तक पूरा अगला वीक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के नाम पे समर्पित है। सर मेरा एक नहीं निवेदन था सर, सर। सर बीआरकेजीबी की अभी संडे तक 3 सेशन होंगे बीआर के जीबी के। सर बीआर के जीबी में इस बार एग्जाम आईबीपीएस नहीं ले रहा है, बैंक लेवल पे एग्जाम होगा सर। नहीं, आईबीपीएस ही ले रहा है सर। नहीं ले अच्छा, रहा है। अरे आईबीपीएस ले रहा है, कॉल लेटर भी आ गया यार।
चलिए कोई भी ले, सवाल का तरीका वही होगा जो जो सवाल पूछे जाते हैं, बट यही है बीआरकेजीबी में एक देखा गया है कि सबसे ज्यादा सवाल इंटरनल का पूछा जाता है। सबसे ज्यादा सवाल इंटरनल का पूछे जाते हैं, जैसे पॉलिसीज हैं आपके, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी, एचआर पॉलिसी, कस्टमर सर्विस ग्रीवेंसेस पॉलिसी, फिर उसके बाद आपके मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ऑपरेशन की पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी, अकाउंट कैसे ऑपरेशन करते हैं उनके लिए। तो बीआरकेजीबी के लिए आपको जो है इंटरनल की थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब अगर सवाल देखे गए कि 60 सवाल हैं तो उसमें आप मान के चलिए 30 to 35 सवाल इंटरनल से पूछे जाएंगे और 20 to 25 सवाल जो है साधारण बैंकिंग से पूछे जाएंगे, जो दूसरे बैंक के लिए अलग होता है। दूसरे बैंक में क्या होता है कि जनरल बैंकिंग के सवाल ज़्यादा होते हैं 40 के बराबर, इंटरनल बैंकिंग के सवाल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 होते हैं। वैसे कई बैंकों में देखा गया है 10 सवाल इंटरनल के होते हैं 5 नंबर के, और बाकी जो 35 नंबर होते हैं, बाकी जो नंबर होते हैं वो होते हैं आपके बैंकिंग के। तो बीआरकेजीबी में थोड़ा सा इंटरनल ज़्यादा है, पिछले 2 सालों का तजुर्बा ये कहता है। तो कोई नहीं, तैयारी उस तरीके से करिएगा। हेलो, क्या कमीशन है बीसी का? हाँ जी सर, इसका बीसी का पीडीएफ डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, पीडीएफ तो डल जाएगा, अभी डल जाएगा। हेलो सर, पीडीएफ डाल दीजिए सर इसका। एपीवाई में बीसी का कमीशन नहीं पता है? किसमें? एपीवाई अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में बताया तो 20 रुपए है। 20 रुपए है। 20 रुपीज है। 50 है सर, 50 है। हाँ नहीं बताया। हाँ सही बोल रहे हैं, इसमें नहीं बताया है। एपीवाई का 50 है बीसी को। आपकी पॉलिसी में कितना है? 50 रुपए है सर एपीवाई में। 50 एपीवाई में 50 रुपीज है। 50 रुपीज सर, 50 रुपीज आता है उसमें एपीवाई में। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा चेक करके पीडीएफ में ऐड कर दूंगा उसको, है ना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 1 रुपए बताया तो था। 1 रुपए उसमें, 1 रुपए योजना में 1 रुपए है, और जीवन ज्योति 1 रुपए है, और जीवन ज्योति में 30 रुपीज है। 30 रुपए है। ये तीनों वो को भी क्वार्टरली अलग-अलग बैंक में अलग-अलग है क्या? नहीं, कॉमन है ये तो। कॉमन है। एपीवाई में अलग-अलग है क्या सर? बैंक टू बैंक। अटल पेंशन योजना में जो आप बोल रहे हैं वो आप कितना 50 रुपीज बोल रहे हैं ना, तो जी मिनिमम सर। मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 50 है, सही बोल रहे हैं। लेकिन उसको बढ़ा के कई बैंकों ने उसको 100 भी कर दिया, 100 भी कर दिया। 100 बैंक को बाद में मिलता है, जब पॉलिसी सर जो चल जाती है एक बार, 1 साल के लिए चल जाती है, उसके बाद बैंक को मिलता है वो 100 रुपीज। अरे वाह। ऐसा है शायद कुछ। सर सेंट्रल बैंक में ही मटेरियल काम कर जाएगा ना? हाँ, ये सेंट्रल बैंक में भी करेगा, सभी बैंकों में करेगा। ये जितनी सारी चीजें बताई ना, ये कॉमन में सब में काम है। सर इसका पीडीएफ डाल दीजिएगा। हाँ डल जाएगा, पीडीएफ डल जाएगा। सर एपीवाई में मिनिमम कितना बैलेंस बता रहे थे, कितने रुपए बीसी का? क्या चीज के लिए? मिनिमम एपीवाई मिनिमम 20 रुपीज। जी सर, और मैक्सिमम 50 रुपीज। जी सर। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, आसाम ग्रामीण विकास बैंक के लिए कुछ मतलब सेशन रखे, हम लोग का 23 जनवरी को एग्जाम है। अच्छा, सारे जनरल बैंकिंग तो आप पढ़ ही रहे होंगे, कुछ और होगा तो जनरल बैंकिंग पर है, लेकिन सर जो मतलब आईटी पॉलिसी और एचआर पॉलिसी, उसका रिसोर्सेज मतलब अवेलेबल मिल नहीं रहा है एक्चुअली। अच्छा, तो आप काम कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत कठिन हो जाएगा लग रहा है। आप कहीं से प्रोवाइड हाँ करा सर, ऐसे तो हैं? मतलब इंटरनल सर्कुलर का जो ऑनलाइन मतलब ये है, ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ में नहीं मिल रहा है सर। आप क्या करिए, आपके रीजनल ऑफिस में जो एचआर में काम करते हैं ना, हाँ सर, है ना, तो उनको बोलिए कि सर हमको थोड़ा पॉलिसी प्रोवाइड करा दीजिए। हाँ, रही बात की पॉलिसी दे देंगे तो थोड़ा सा हम उसका अध्ययन करके उसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देंगे। और पॉलिसी अगर आपको नहीं मिल रही है तो फिर तो भूल ही जाइए। हाँ, हमें तो मिलेगी ही नहीं, है ना, हम तो और आउटसाइड। सर ये बीसी का जो ये मतलब कैश रिटर्न मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ना उन लोगों का, 50,000 था वो, जो उन लोगों का अकाउंट में जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहता है। हाँ, ओवरड्राफ्ट बिजनेस करस्पॉन्डेंट का। हाँ, उसके बारे में उसका लिमिट कुछ बढ़ाया है क्या सर? नहीं, ऐसा पहले 50,000 था। नहीं, अभी तो बढ़ाया नहीं है। और बढ़ाया नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन भी है, क्योंकि कई बीसी जो है करोड़ों का लेन देन करते हैं, तो इसलिए उसके बारे में सवाल नहीं पूछता, क्योंकि डिस्क्रिप्शनरी पावर रहता है। अगर बड़ा कई बीसी हैं जो करोड़ों ठीक है, तो
हमारे का भी कुछ है? हाँ सतीश जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सतीश जी। हाँ ऑन ड्यूटी ही लग रहा है। सर जी सर आवाज नहीं आ रही सेशन कब सर? आवाज कट कट के आ रही है सर, थोड़ा चलिए तो क्लियर आज नहीं। का सेशन ही समाप्त करते हैं, फिर आप मुझे फोन कर लीजिएगा। आवाज को समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ते रहिए, हर दिन जो है नया नया सीखने मिलेगा। ये जो सेशन है वो सभी बैंक के लिए कॉमन है। फिर मुलाकात होगी कल अगले सेशन में। कल भी क्लास होगी क्या सर? जो है शुभकामनाएं देता हूँ और सर आप कल भी शानदार क्लास तरीके होगी से क्या? पढ़ते रहिए और बढ़िया तरीके से आप जो है सफलता पाइए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपकी रात्रि